आप सबको जोहार। और आज है तारीख 19 दिसंबर 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में बढ़ती ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। अमूमन इतनी ठंड 25 दिसंबर के बाद देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर इस बार तो आधे दिसंबर में ही तकरीबन सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है। और वहीं बुधवार की बात करें तो बुधवार को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला नहीं। सुबह में धुंध छाया रहा, लेकिन यहाँ पर दिन चढ़ते साथ मौसम जो है वो साफ भी हो गया। और इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। वहीं रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि जो है वो हो सकती है, लेकिन 20 दिसंबर को मौसम में यहाँ पर बदलाव होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावना जताई है जैसे कि दक्षिणी हिस्सों, जहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसवां के कई इलाकों में बारिश हो सकती है और इस दौरान इन इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कोल रॉयल्टी के मद में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देने से केंद्र सरकार ने मंगलवार को इनकार कर दिया। और यहां पर केंद्र ने कहा है कि झारखंड का इस तरह का कोई भी पैसा केंद्र पर बकाया नहीं है। और इसके जवाब में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बकाया राशि का विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की मैया, बच्चों, युवा, वृद्ध, आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक और विस्थापितों के विकास के लिए हमारा बकाया देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। और यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कुल बकाया राशि लगभग 1,36,042 करोड़ रुपए है। वोस्ट कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़ और वहीं भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़, जिसमें यहाँ पर 38,460 करोड़ जीएम भूमि और 2,682 करोड़ जीएमजेजे भूमि के लिए, और इस पर लगी सूद की रकम 60,000 करोड़, कुल यहाँ पर 1,36,042 करोड़। और बिरुवा ने आगे कहा है कि इनकी नीयत ही प्रारंभ से झारखंडियों को दबाने और उनका हक अधिकार छीनने की रही है, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और झारखंडियों के हक अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के लोहरदगा जिले में 90 दिनों तक पीएलवी के माध्यम से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इसे लेकर डालसा की ओर से जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर जेल के सभी पीएलवी को कानून के बारे में जानकारी देकर प्रशिक्षण दिया गया। और इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि लोहरदगा जिला में घर घर पीएलवी जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही स्कूलों के सहयोग से प्रभात फेरी, स्थानीय भाषा में विधिक जानकारी, विधिक प्रदर्शनी, एसटी, एससी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए विधिक सहायता और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रामगढ़ के कोठार में ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया और जिससे यहां पर महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की पहचान देखबार हैतबांध निवासी दुलिया देवी के रूप में हुई है। दुलिया जैना मोड़ से अपने दामाद के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर जो है वो नशे में धुत था। महिला को रौंदने के बाद ट्रक चालक भाग ही रहा था, लेकिन लोगों ने करीब 2 किलोमीटर तक उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया। वहीं घटना के बाद सड़क जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोग मुआवजे की मांग को लेकर ट्रक के पास ही जुट गए। लोगों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा ट्रक नहीं छोड़ेंगे। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और यहां पर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी और फिलहाल पाकुड़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हरिदेव प्रसाद और सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है। और इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और यह मामला रांची के रहने वाले इरशाद नाम के युवक से जुड़ा है। इरशाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चोरी के एक मामले में उसे बिना कानूनी प्रक्रिया का
का पालन किए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और इसके अलावा पुलिस कस्टडी में उसके साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना भी की गई। और इस याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की और यहाँ पर अदालत ने पाया कि पुलिस अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और कानून का उल्लंघन भी किया और इसी आधार पर दोनों अधिकारियों को सजा सुनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि धनबाद में भवन प्रमंडल के 146 टेंडरों को लेकर बड़े पैमाने पर धांधली का मामला जो है वो सामने आया है, जहां टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अब सवाल उठ रहे हैं। ठेकेदारों के बीच टेंडरों की बंदरबांट खुलेआम हुई, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में ही 20 करोड़ रुपए के टेंडर मैनेज करने की सहमति बनी। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों को ठेका मिलने के एवज में कथित तौर पर मोटी रकम देने को कहा गया और इसके बाद नाम तय किए गए हैं और इस दौरान खुलेआम लेन देन की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जो बेहद ही चिंताजनक हैं। सरकारी कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद के विपरीत यह घटना व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है, जिसने यहाँ पर आम जनता के विश्वास को झकझोर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गुमला में एक छात्रा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी और यहां पर छात्रा अपने दादा दादी के साथ रहती थी। छात्रा के पिता रांची में रहकर मजदूरी करते हैं। वहीं यहां पर मृतका की पहचान लाकोट थाना क्षेत्र के जिकेरमा काबरा टोली निवासी चंदर भगत की 13 वर्षीय बेटी अंजलि भगत के रूप में हुई है। और यहां पर मृतका की दादी ने बताया कि सोमवार को शाम में खाना बना सबको उसने खिलाया भी और फिर रात में खाना खाने के बाद वो सोने चली गई। कुछ देर के बाद उसको उल्टी यहाँ पर होने लगी। जब पूछताछ किया तो अंजलि ने बताया कि उसने यहाँ पर धान में डालने वाला कीटनाशक खाया है। परिजन फौरन ऑटो से रात में ही यहाँ पर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। सदर थाना के एसआई विनय कुमार महतो ने बताया है कि परिजनों के दर्ज बयान के अनुसार कीटनाशक के सेवन करने से मौत होना बताया गया है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि लड़की ने यह कदम क्यों उठाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जेसीसी सीजीएल रद्द आंदोलन में हिरासत में लिए गए जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने छोड़ दिया है और रांची कोतवाली थाना में बॉन्ड भरवाने के बाद देवेंद्र को छोड़ा गया। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि सोमवार को हजारों की संख्या में छात्र जेसीसी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पर छात्रों को कार्यालय से 1.5 किलोमीटर पीछे ही रोक दिया गया था। वहां प्रशासन और छात्रों के बीच बात नहीं बनने के बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था और जिसमें देवेंद्र नाथ महतो पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई थी और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया कोल रॉयल्टी के पैसे को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहां पर इसको लेकर जेएमएम ने आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है और यहां पर जेएमएम की ओर से मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके संकेत दिए हैं। केंद्र को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि बकाया पैसा मिलने तक झारखंड से एक गाड़ी भी कोयला उठने नहीं दिया जाएगा। मोर्चा अब यहाँ पर कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि कोयला मंत्री ने झारखंड आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और राज्य का बकाया पैसा वापस करने की बात कही थी, लेकिन अब यहाँ पर केंद्र जो है इससे इनकार कर रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि जब सदन में बकाया पैसा का सवाल पप्पू यादव ने उठाया तो इस पर लोकसभा में जवाब दिया गया कि कोई पैसा बकाया नहीं है और कहा कि तथ्य को छुपाकर कोल के पैसे का जिक्र नहीं किया गया। और इस पर जेएमएम ने कहा है कि नाटक करना बंद कर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और ये भी कहा है कि हमारी जमीन और हमारा कोयला तो इस पर किसी की मर्जी नहीं चलने दी जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा है कि भू और यहाँ पर राजस्व विभाग के द्वारा साफ किया गया है कि 15 दिनों में अगर इस पर कोल इंडिया जवाब नहीं देता है तो झारखंड से कोयला निकलने नहीं दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मंगलवार को रांची के धुरवा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की और यहां पर बैठक में उन्होंने विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की और यहां पर इस दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है वो सहजता और सरलता के साथ जनता तक पहुँचाने को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है और यहाँ पर अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सभी योजनाओं में तेजी लाने
एवं निर्धारित समय अवधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर बैठक में विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर विचार मंथन किया गया और यहाँ पर जनता को हर सुविधा मुहैया करने को लेकर सरकार दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर परिसदन दुमका में राज्य ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई और इस दौरान उन्होंने कहा है कि आम जनों की परेशानियों को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। पंचायत भवन में ग्रामीणों की जरूरी कागजात बनाने की व्यवस्था हो जाने से उनकी काफ़ी समस्या दूर हो जाएगी और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु कई यहाँ पर कार्य कर रही है एवं करने भी जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग का जिलावार समीक्षा किया जा रहा है ताकि बजट तैयार करने में आसानी हो सके, साथ ही यहाँ पर जिले में चल रहे विभाग के योजनाओं को गति दी जा सके। वैसे आदिवासी एवं पिछड़े गांव जो सड़क तथा पुलिया के अभाव में शहर से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें प्राथमिकता पर लेकर प्राक्कलन तैयार करते हुए उक्त कार्य किया जाएगा ताकि यहाँ पर उक्त गाँव के सभी यहाँ पर ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि यहाँ पर ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े और उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पंचायत कार्यालय को और भी सशक्त किया जाएगा ताकि गांव के लोग पंचायत कार्यालय जाकर अपने ज़रूरी काम जो हैं वो कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्र सरकार से कोल रॉयल्टी का जो 1,36,000 करोड़ केंद्र से लेने के लिए राजस्व विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यहां पर विभाग ने सचिव को पत्र लिखकर इसके लिए 15 दिनों का समय दिया है। पत्र में कहा गया है कि 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय उपक्रम पर बकाया है उसकी वसूली के लिए विधिक कार्यवाही अविलंब प्रारंभ की जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार में इस विभाग के मंत्री दीपक हैं और यहाँ पर राशि की वसूली के लिए विशेष सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उनके द्वारा CIL कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न अनुषंगी इकाइयों का लंबित बकाया जैसे कि वेस्ट कोल रॉयल्टी ड्यूज, कॉमन कोस्ट ड्यूज आदि के भुगतान के लिए कार्य किया जाएगा और इसमें आने वाले वैधानिक अड़चनों को सुलझाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग एवं विद्वान महाअधिवक्ता झारखंड के कार्यालय से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। और साथ में ये भी निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंतराल में सचिव राजस्व, इसके अलावा निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को रिपोर्ट देनी है। राजस्व वसूली की प्रक्रिया में संयुक्त सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड भी सहयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर अपर बाजार थाना कोतवाली क्षेत्र में मारवाड़ी कन्या विद्यालय में लड़कियों के साथ छेड़खानी मामले में जब स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोतवाली थाना और महिला थाना को सूचना दी गई थी तो वहाँ के कर्मियों एवं पदाधिकारियों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इस तरह की लापरवाही के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा ने महिला थाना प्रभारी पिंकी साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार सिन्हा के निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा पुलिस उप महानिरीक्षक रांची क्षेत्र से की है। और इसके पूर्व भी वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 14 दिसंबर को बरियातू थाना के ASI शंकर ठाकुर एवं मुंशी शशि कुमार को इसलिए निलंबित किया था क्योंकि एक मोबाइल गुम होने की शिकायत लेकर आवेदिका बरियातू थाना गई थी तो उन दोनों ने आवेदिका का आवेदन न लेकर मामला का क्षेत्राधिकार लालपुर थाना का बताते हुए लालपुर थाना जाने की सलाह दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झुम्मो के प्रेस वार्ता पर पलटवार किया है और कहा है कि सही बकाया होने पर बीजेपी भुगतान कराने में मदद करेगी और कहा है कि सर्वप्रथम झारखंड की जनता को झुम्मो को बकाया राशि का वर्षवार ब्यौरा जारी करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि जिस समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे तो उस समय अगर कोयला की रॉयल्टी का कोई बकाया राशि बचा था तो उन्होंने कितना पैसा झारखंड को दिलवाया। और यहाँ पर प्रतुल ने हेमंत
सरकार के गठबंधन दलों से यह भी जानना चाहा है कि 10 वर्ष तक यूपीए सरकार जब शासन कर रही थी तो उस समय का कितना बकाया था और उस बकाया राशि में कितने का यहाँ पर झारखंड को भुगतान हुआ। इसके अलावा प्रतुल ने यह भी कहा है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के पहले जिन योजनाओं की घोषणा की है उसके लिए शायद 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है और आंतरिक स्रोत से पैसा नहीं हो पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैया सम्मान की राशि 2500 की किश्त अभी तक जारी नहीं होना है। तो अब यहाँ पर झुम्मो जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए बहाना बना रही है और यहाँ पर प्रतुल ने कहा है कि झारखंड बीजेपी झारखंडियों के हित के लिए जो भी उचित कदम हो वो उठाने को तैयार है। केंद्र और राज्य की सहमति से जो भी सही बकाया राशि सामने आएगी उसका भुगतान करने के लिए झारखंड की बीजेपी भी सकारात्मक कदम उठाएगी। लेकिन यहाँ पर सरकार को फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी का जो खेल है उसको बंद कर देना चाहिए। सरकार को सबसे पहले यह सार्वजनिक करना चाहिए कि यह जो 1,36,000 करोड़ का दावा कर रही है वह किस वर्ष में किस विभाग से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीसीसीएल में कार्यरत उप प्रबंधक महेश एचरा की मौत खुदकुशी है या फिर हत्या। सोमवार की देर रात धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसुम विहार पिपरा बेड़ा स्थित मां तारा एन्क्लेव परिसर में उनका शव मिला है, जहां मौके पर काफी मात्रा में खून बिखरे हुए थे। हालांकि यहाँ पर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया में ऐसा देखने को लग रहा है कि मानो उप प्रबंधक ने अपार्टमेंट की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी किया है, लेकिन छत पर बरामद वस्तुओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर साजिश रचकर हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने निकलकर आई है, जहां पर मंगलवार को हरलाटांड रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर 19 नंबर पुल के पास एक लोकल ट्रेन के पास छत विक्षत हालत में एक लड़की और लड़की के शव पाए गए हैं और यहां पर रेलवे स्टेशन के एक कर्मी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पर शवों को ग्रामीणों की मदद से पहचान करवाया और पोस्टमार्टम के लिए दुमका सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक लड़का जो है वो 17 वर्षीय शिवम था, जो देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के झालर गांव का रहने वाला था। वहीं पर एक 14 वर्षीय लड़की पास के एक गांव की रहने वाली थी। दोनों की मुलाकात कोरदहा के एक ट्यूशन सेंटर में हुई थी, जहां से यहां पर उनका प्रेम प्रसंग जो है वो शुरू हुआ था। परिजनों के मुताबिक दोनों नाबालिग शादी करना चाहते थे, लेकिन कम उम्र की वजह से परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से वो काफी नाराज चल रहे थे और उसी वजह से आहत होकर उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बकाया कोल रॉयल्टी मामले में झुम्मो पर निशाना साधा है। 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर झुम्मो के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वो पूरे यहाँ पर दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने उसको रखें और यहाँ पर झुम्मो को स्पष्ट करना चाहिए कि ये राशि किस मद की है, कब से लंबित है और किन परिस्थितियों में यह दावा किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने निकलकर आई है और इस घटना के बाद इलाज के क्रम में छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना जो है वो मंगलवार शाम के करीब 7 बजे की थी और यहाँ पर नाबालिग छात्रा अपने घर के पीछे मूर्छित अवस्था में पड़ी मिली और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। परिजन उसे इलाज के लिए जगन्नाथपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए और यहाँ उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे चंपुआ अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया और इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि यहां पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है। घटना की सूचना फैलते ही जगन्नाथपुर में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वहीं यहां पर गुस्साए लोगों ने पास की बस्ती रहीमाबाद में आरोपी युवक को दबोच लिया है और इसके बाद उसे पीटने लगे। समय रहते पुलिस की टीम वहां पहुंची और लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर आरोपी को भीड़ से बचाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कोयला कंपनियों पर झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाया राशि के दावे को केंद्र सरकार की तरफ से ठुकराए जाने से फिर एक बार राजनीति गर्मा गई है और यहां पर केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपए वाले यहां पर दावे को सिरे से नकार दिया है और इसके बाद हेमंत सरकार एक्शन में आ गई है। कोल कंपनियों के यहाँ 1,36,000 करोड़ रुपए बकाई की वसूली के लिए राज्य सरकार ने लीगल प्रोसेस शुरू करने का आदेश
दिया है। और वहीं यहाँ पर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। भू राजस्व विभाग के विशेष सचिव को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है और यहाँ पर विशेष सचिव 15 दिनों के अंतराल पर भूमि राजस्व सचिव को विधिक कार्रवाई की प्रगति से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी मांग जायज है। राज्य के भाजपा सांसद भी बकाई की मांग के लिए केंद्र और संसद में आवाज बुलंद करें। मंगलवार को सोशल मीडिया पर यहाँ पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि भाजपा सांसदों से उम्मीद है कि वे आवाज बुलंद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पर गुजरात के भरूच जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को 11 वर्षीय एक बच्ची को उसके घर के पास से अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। और एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को झारखंड के मूल निवासी 36 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। और पुलिस उपाधीक्षक कुशल ओझा ने बताया है कि आरोपी यहां पर पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहता था और बच्ची के पिता जिस फैक्ट्री में काम करते थे, आरोपी भी उसके साथ वहीं काम करता था। जानकारी मिल रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, IAS ऑफिसर किरण पासी और एक IPS ऑफिसर गुजरात के लिए रवाना हो गई हैं। वहीं यहां पर अधिकारी ने बताया है कि यौन उत्पीड़न के कारण बच्ची को गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं और सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे वडोदरा के SSG अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ओझा ने कहा है कि जिस दौरान आरोपी ने बच्ची को अगवा किया उस दौरान वह अपने घर के पास खेल रही थी। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बच्ची ने यहां पर मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद बच्ची की मां घटनास्थल पर पहुंची। बच्ची का SSG अस्पताल में इलाज हो रहा है और उसकी स्थिति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। तो यहाँ पर झारखंड का एक शख्स जो है जो गुजरात गया था काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर काम धाम छोड़कर उसने इस तरीके के घटना को अंजाम दे दिया। तो इस घटना की वजह से जो राज्य सरकार है उसको अब यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा सके और यहाँ पर चीज़ें जो है वो और काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, जो कि ऑलरेडी हो भी चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर इस आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरीके की गलती दोबारा ना करे और झारखंड का नाम बदनाम ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राजधानी रांची में अभी स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला ठंडा हुआ भी नहीं था कि शहर में एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल यहां पर सदर अस्पताल के पास एक प्रतिष्ठित कॉलेज की BCom की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का जो मामला है वो सामने आया है और यहाँ पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और यहाँ पर पुलिस ने उस शख्स पर 5,000 रुपये का इनाम भी रखा है। और यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर को छात्रा अपने कॉलेज से निकलकर सरजना चौक की ओर जा रही थी और इसी दौरान सदर अस्पताल के पास एक मनचले ने छात्रा के साथ छेड़खानी की और यहाँ पर छात्रा के शोर मचाने के बाद वह उसके साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने लगा और यहाँ पर लोगों के जमा होने पर वो वहाँ से भाग निकला। और यहाँ पर छात्रा के पिता ने घटना के संबंध में लोअर बाजार में शिकायत दर्ज कराई है और यहाँ पर घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई है और घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई। और यहाँ पर CCTV की फुटेज में घटना दिखाई दे रही है जिसमें युवक छात्रा के साथ छेड़खानी करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर खोजबीन शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गोड्डा जिले में एक CO को बालू माफियाओं ने 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और मामला सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी के निकट का है, जहां बालू घाट पर छापेमारी को गए अंचलाधिकारी को बालू माफियाओं ने बंधक बना लिया था। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और CO को मुक्त कराया। CO की पहचान प्रकाश बेसरा के रूप में हुई है। उन्होंने सुंदर पहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं 40 अज्ञात पर सरकारी काम में बाधा और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं यहाँ पर घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर 12 बजे सुंदर पहाड़ी CO प्रकाश बेसरा अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापामारी कर रहे थे। धमनी नदी में 4 बालू ट्रैक्टरों को पकड़ा गया और इसी बीच वहां बालू माफियाओं ने हंगामा करते हुए जब्त ट्रैक्टरों को छुड़ा लिया और ग्रामीणों का आरोप है कि अंचलाधिकारी ने जब्त ट्रैक्टरों को जानबूझकर छोड़ दिया। ग्रामीणों ने कहा कि यह सब सेटिंग गेटिंग का खेल है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर रोड नंबर 4 में दिन दहाड़े अपराधियों ने टाइगर क्लब के संचालक आलोक कुमार उर्फ मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं यहां पर जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह के करीब 10 बजे घात लगाकर बैठे अपराधियों ने आलोक मुन्ना को सामने से सीने में गोली मारी, जिसमें 4 गोलियां आलोक के सीने को छलनी करते हुए पार हो गयी। इसके बाद घायल आलोक वही जमीन पर गिर पड़ा और स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है और यहां पर पीड़िता जो है वो 9वीं कक्षा की छात्रा है और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे वह अपने घर वापस आ रही थी और इसी दौरान गाँव के उमवी राजमनिया के पास आरोपी सिकंदर सिंह और यहाँ पर 2 अन्य युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। वहीं यहां पर पुलिस ने आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण 2 अन्य की भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं सिकंदर का कहना है कि उसने कुछ नहीं किया है, उसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उसने कहा है कि वह जाँच करवाने को भी तैयार है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर लातेहार में सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई और शिक्षक का नाम संजय सिंह है। वह पलामू के सोदना के रहने वाले थे। वह लातेहार के कुंदरी विद्यालय में पोस्टेड थे और वह बुधवार को भी तय समय से अपने बाइक से स्कूल जा रहे थे और इसी दौरान कीनामाड़ स्थित मित्तल पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक रांची की ओर आ रही थी और घटना के बाद चालक जो है वो ट्रक को लेकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे 2 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है और इधर मामले की जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झुमो पर निशाना साधते हुए कहा था कि झुमो हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा था कि अगर झुमो के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखें और इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम झारखंडियों की मांग हवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारे हक और हमारे मेहनत का पैसा है। वहीं झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई काफी ज्यादा दुखद है। आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, पर आप विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि हम अपना हक अवश्य लेंगे क्योंकि यह पैसा हर एक झारखंडी का हक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए जेएसएससी द्वारा इसे ब्लैकलिस्ट करने के फैसले को सही ठहराया है और यहां पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और इस पर एजेंसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यहां पर जेएसएससी के फैसले को सही मानते हुए एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ एजेंसी ने फिर से अदालत का रुख किया था, लेकिन यहां पर अदालत ने इस बार भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है और यहां पर जेएसएससी की ओर से मामले में अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत में दलीलें पेश की। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों की सैंपलिंग में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस द्वारा जब्त मादक पदार्थों की सही तरीके से सैंपलिंग न होने से आरोपियों को जमानत मिल जाती है, जिससे यहां पर एनडीपीएस मामलों में सजा की दर कम हो रही है और इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता और एटीएस के एसपी ऋषभ झा और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को अदालत
में पेश होने का निर्देश दिया था। यहाँ पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करें और इस एसओपी के तहत पुलिस द्वारा जब्त मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही तरीके से ले ली जा सके, ताकि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की कथित संलिप्तता की सीबीआई जांच को लेकर यहां पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में चल रहा है। सीबीआई ने इस मामले में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करे। राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल यहां पर धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की भूमिका की जांच पर रोक जो है वो लग गई है।